नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरु यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए। यहाँ पे डिक्टेशन का अभ्यास करेंगे जो कि ग्रेड सी के लिए डिक्टेशन होगा, यानी कि 100 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से रहेगा। अगर आप ग्रेड सी डी किसी का भी तैयारी कर रहे हैं तो इस डिक्टेशन को जरूर लिखिएगा। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि ग्रेड डी में 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से बोला जाएगा और ग्रेड सी में 100 की स्पीड से बोला जाएगा। लेकिन तैयारी अगर आप ग्रेड डी की कर रहे हैं तो तैयारी 100 की करके जाएंगे, और ग्रेड सी की कर रहे हैं तो तैयारी 120 की करके जाएंगे, तभी वहां पे डिक्टेशन आसानी से लिखा पाएगा। ठीक है, तो पूरे 10 मिनट का डिक्टेशन रहेगा। सभी लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे और पीडीएफ से मैच करा के जरूर बताएंगे कितनी मिस्टेक आ रही है। पीडीएफ इसका आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन करना। इसके अलावा दोस्तों अगर आप डेली डिक्टेशन चाहते हैं तो आप चाहें तो चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं, पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है study4stenographer@gmail.com। तो ज्यादा समय न ले तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले इसमें आए हुए कठिन शब्दों का भी हम आपको पीडीएफ शेयर कर देंगे टेलीग्राम पे। अगर उसमें से अगर आपको आउटलाइन अच्छी लगे तो अपने डिक्टेशन में प्रयोग कर सकते हैं, जो कि ऋषि प्रणाली में है। ठीक है, तो 10 मिनट का डिक्टेशन होगा। सभी लोग इसको ट्रांसक्राइब करेंगे, चाहे ग्रेड डी की तैयारी कर रहे हो या ग्रेड सी की। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। रेडी, 5 सेकेंड, स्टार्ट। सभापति महोदय, खेती के बाद उद्योग का हमारे देश के आर्थिक जीवन में बड़ा प्रमुख और महत्वपूर्ण स्थान है। स्वतंत्रता के बाद देश में बड़े बड़े और मौलिक उद्योग धंधे खड़े किए गए हैं, जिनकी बहुत अधिक आवश्यकता थी। उस दिशा में अच्छा प्रयास किया गया है और उसमें बड़ी सफलता भी मिली है। लेकिन जहां बड़े बड़े उद्योग धंधे खड़े हुए, वहां छोटे छोटे उद्योग धंधों की, विशेष रूप से उन उद्योग धंधों की जो देश में परंपरा से चले आ रहे थे, बड़ी उपेक्षा हुई। बहुत से उद्योग धंधे अपने पुराने ढंग से चले आ रहे हैं, उनमें कोई नया परिवर्तन नहीं लाया जा सकता है, उनका कोई विकास नहीं हो सकता है। देश की स्थिति को देखते हुए विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में कौन से नए उद्योग धंधे खड़े किए जा सकते हैं, इस बारे में कोई अनुसंधान नहीं किया गया है। खादी और ग्रामोद्योग स्थापित किया गया और उसने खादी और कुछ ग्रामीण उद्योग धंधों को लिया, लेकिन उसकी भी कुछ सीमाएं हैं। बहुत से उद्योग धंधे ऐसे हैं जिनको प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए था, लेकिन प्रोत्साहन देना तो दूर रहा, ऐसी नीति अपनाई गई कि उनके काम में बाधा पैदा हुई और उनमें बहुत से टूट गए। इसका परिणाम यह हुआ है कि एक तरफ तो हमने दिखाने के लिए बड़े बड़े कल कारखाने खड़े किए हैं, लेकिन दूसरी तरफ बेकारों की संख्या बढ़ती गई है। आज यह समस्या एक भीषण रूप में सामने आई है। यदि हम छोटे छोटे उद्योग धंधों को, विशेष रूप से कृषि से संबंधित उद्योग धंधों को बड़े बड़े शहरों में नहीं, दूर दूर ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं फैलाते हैं, तो इसके दो दुष्परिणाम होंगे। एक तो उद्योगों का केंद्रीकरण होगा, दूसरे शहरों की जनसंख्या बढ़ेगी, जिससे अनेक जटिल समस्याएं पैदा होंगी। इससे हर एक आदमी को काम नहीं मिलेगा और हमारे जो पुराने उद्योग धंधे जीवन से संबंधित सामग्रियां तैयार करते हैं, उन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन सरकार की ऐसी नीति रही है कि उनमें से बहुत से उद्योग धंधे समाप्त होते जा रहे हैं, जिसका परिणाम यह है कि इस उद्योग में लगे हुए आदमी बेकार हो रहे हैं। मैं चाहूंगा कि सरकार ऐसे उद्योग धंधों को अधिक प्रोत्साहन देने का प्रयत्न करे।
इस प्रयत्न के लिए हम इस मौके पर सरकार का समर्थन देशभक्ति की भावनाओं से करते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं मानती हूं कि हमारे जो भाई हैं उनकी ओर से शिकायतें आई हैं और यहाँ बातचीत चलती रहती है कि हम अपने इलाके में सफाई बंद कर देंगे, परंतु यह विषय स्वायत्त शासन संस्था के सहयोग से नहीं हो पा रहा है जैसी कि हमें आशा है, और मैं समझती हूं कि राजनैतिक दल स्वास्थ्य के विषय में ध्यान रखते हैं क्योंकि यह मानवता के लिए बहुत आवश्यक है और इसमें राजनीति का कोई रंग नहीं आना चाहिए, ऐसी मेरी आशा है। मैं अनुरोध करूंगी कि सदस्यों की जो समस्याएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए दिल्ली प्रशासन कोई ऐसी नीति अपनाने की कोशिश करे जिससे नगर निगम का यदि कोई काम हो तो उस विषय में हमारा नगर निगम से एक सहयोगपूर्ण वातावरण पैदा हो, मगर इस वातावरण में राजनीति न आने पाए। हमारे सामने एक उद्देश्य हो कि हमें जनता का काम करना है क्योंकि जनता के लिए हम चुनकर आए हैं, इसमें पार्टी का कोई प्रश्न नहीं है। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि अनाथ बच्चों के लिए जो इस बजट में प्रावधान किया गया है कि उनके लिए केंद्र बनाए जाएंगे, तो मैं समझती हूं कि इन केंद्रों के साथ साथ बेसहारा महिलाओं के लिए जो कि समाज से तिरस्कृत हैं, ऐसी महिलाओं के लिए जगह जगह इस प्रकार के केंद्र खुलने चाहिए जहां उन्हें रोजगार सिखाया जाए और साथ ही साथ आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने की तरफ भी प्रयत्न किया जाए। इस विषय में मेरा एक सुझाव है कि जो बच्चे अनाथ हैं, जो बेसहारा महिलाएं हैं, उनकी तरफ हमारी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि जो अनाथ बच्चे हैं, जो समाज से तिरस्कृत हैं, जिनको अवहेलना की दृष्टि से देखा जाता है, उनके लिए केंद्र बनाए जाएं और उन केंद्रों में वह अधिकारी रखे जाएं जिनके संरक्षण में वह कार्य सीखे पढ़े लिखें। यदि इसमें बाहर के सदस्य हों तो वे ऐसे होने चाहिए जिनका जीवन सरकारी सेवा में ही बीता हो। ऐसे योग्य लोगों से सहायता लीजिए। यदि इसमें असामाजिक तत्व घुस गए तो फिर हमारा पैसा ऐसे ही खर्च हो जाएगा और जो नीति हमने बनाई है वह असफल हो जाएगी, जिसका परिणाम यह होगा कि हम उस नीति को कार्य रूप में परिणत नहीं कर सकेंगे। इस बात पर कोई मतभेद नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, रूस में भारत के जो मानचित्र प्रकाशित हुए हैं उनमें भारत के कुछ हिस्से को सही तरीके से नहीं दिखाया गया है। इसको सरकार भी मानती है और इस विषय पर कोई मतभेद नहीं है। प्रश्न यह है कि अगर किसी देश ने हमारे देश का गलत मानचित्र प्रकाशित किया है तो एक सरकार के रूप में भारत सरकार का जो कर्तव्य है उसने उसको निभाया है या नहीं, और अगर निभाया है तो किस प्रकार से निभाया है। जब भारत सरकार का ध्यान इसमें प्रकाशित उस मानचित्र की ओर दिलाया गया जिसमें
हमारे देश के कुछ भाग को गलत ढंग से दिखाया गया था, तो उसने 1956 में ही, जबकि न तो भारत और चीन की सीमा का प्रश्न पैदा हुआ था, इस बारे में रूस ने विरोध किया। इसके बाद भारत सरकार ने लगातार 4 बार रूस सरकार से लिखित रूप से विरोध किया कि हमारे मानचित्र को ठीक से नहीं दिखाया गया है। जिस मानचित्र को लेकर यह चर्चा हो रही है, जब उसकी ओर भारत का ध्यान गया तो उसने जून, जुलाई और अगस्त में लगातार 3 बार अपने राजदूत के माध्यम से और रूस के जो अधिकारी हमारे देश में आए उनसे बातचीत करके रूस का ध्यान इस ओर आकर्षित किया कि उसने इस देश का मानचित्र ठीक नहीं दिखाया है। समाप्त। ओके दोस्तों, आप लोग इसको प्रैक्टिस करिएगा। सभी लोग मैटर को प्रैक्टिस करेंगे। अगर एक बारी में छूटता है तो 2 बारी, 3 बारी, 4 बारी प्रैक्टिस करेंगे। जब स्पीड होगी तो मैटर आपको कठिन नहीं लगेगा। ठीक है, जब स्पीड नहीं होगी तभी मैटर कठिन लगेगा, और मैटर कोई कठिन नहीं होगा जब आपकी आउटलाइन सेट हो जाएगी, सारे हाथ फ्लो में चलेंगे तो कोई भी मैटर कठिन नहीं लगेगा। तो एक ही डिक्टेशन को कई बार प्रैक्टिस करिए, स्पीड आ जाएगी। 80 की स्पीड है तो सवाल ही प्रैक्टिस करिए, 1 हफ्ता तक लगातार करिए, देखिए स्पीड अपने आप इंक्रीज होगी। 100 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से सभी लोग मैटर को प्रैक्टिस और ट्रांसक्राइब करेंगे। उम्मीद है कि दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना। और दोस्तों, अगर आप डेली डिस्कशन चाहते हैं तो आप चाहें तो चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं या हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल ID है studyforstenographer@gmail.com। अपना बहुमूल्य सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।